साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम प्रारंभ करने चल रहे हैं अपने अध्याय को, जो हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसी को हम चल रहे हैं आगे बढ़ाने। अध्याय जैसा कि आप सब जानते हैं है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पिछली क्लास में हमने वर्चस्व के एक प्रकार को समझा था। हमने समझा था कि वर्चस्व का क्या अर्थ होता है, और आज हम चल रहे हैं वर्चस्व के दो और अन्य प्रकारों को समझने। वहां मैंने आपको लास्ट क्लास में सैन्य वर्चस्व के संबंध में समझाया था। आज मैं चल रहा हूं आपको आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व के संबंध में आपको जानकारी प्रदान करने। आर्थिक वर्चस्व ही वो वर्चस्व है जो सभी वर्चस्वों का मूलभूत आधार है। यही वो पूंजीवाद का मूलभूत आधार है, जिसके माध्यम से पूंजीवाद संपूर्ण विश्व पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ये बात आप जान लीजिए। पूंजीवादी व्यवस्था में अगर वर्चस्व का सबसे बड़ा साधक कोई होता है तो वो होता है धन। धन ही वो माध्यम बनता है जिसके माध्यम से वर्चस्व की पूरी रूपरेखा को स्थापित किया जाता है। तो चलिए समझते हैं विस्तार पूर्वक कि क्या है ढांचागत वर्चस्व, क्या है ढांचागत वर्चस्व, और इसने किस प्रकार से अमेरिका के मकड़ जाल में पूरी दुनिया को बांध रखा है। ये बात आप समझेंगे। आज मैंने एक विशेष कुर्ता इसीलिए पहना है क्योंकि हमारा और उनके परिधान में बहुत अंतर है। ये परिधान भी ये दिखाता है कि हम एक वर्चस्व में हैं। परिधान भी ये दिखाता है कि हम वर्चस्व में हैं। जीन्स हमारी नहीं है, कुर्ता हमारा है। और आपको मैं बता देता हूं, ये भी आर्थिक वर्चस्व का एक माध्यम है, क्योंकि जब जितना आपका सामान बिकेगा उतना आपको लाभ मिलेगा, जितना उनका सामान बिकेगा उतना उनको लाभ मिलेगा। तो आर्थिक वर्चस्व किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक वर्चस्व के माध्यम से ही शक्तिशाली हुआ है। आप इस चीज को समझना हमारे लिए और पूरे विश्व के राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं आज के प्रथम टॉपिक को। आज का आपका प्रथम टॉपिक है वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। तो चलिए विस्तार से इसको समझते हैं और जानते हैं कि क्या है ढांचागत वर्चस्व। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। पहले वाले का संबंध कुछ और था, इस वाले का संबंध कुछ और है। ये एक दूसरे रास्ते पर विश्व को लेकर चलेगा। यहां पर विश्व में ताकत को प्रदर्शित नहीं करा जा रहा है, यहां पर साझेदारी को दिखाया जाएगा। यहां पर आपके साथ रिश्ता बनाया जाएगा, आपके साथ रिश्ता बनाया जाएगा और आपको अपने सहयोग में लिया जाएगा। यहां पर काम लालच से होगा, लाभ से होगा। यहां पर बंदूक से नहीं होगा। यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लाभ। और लाभ ये पूंजीवादी समाज का एक ऐसा शब्द है जिसके लिए पूंजीवादी समाज काम करता है। पूंजीवादी समाज का एक ही उद्देश्य होता है, वो है लाभ कमाना। और जिस दिन आप पूंजीवादी समाज में चले जाते हैं उस दिन आपका एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। और अमेरिका ने लाभ के नाम पर पूरी दुनिया को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया है। दुनिया को छोटा सा लाभ देकर उसने उनका बड़ा लाभ उठाया है। ये आप इस किताब में चल रहे हैं, इस विषय में चल रहे हैं समझने। तो चलिए समझते हैं इसको। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है।
इस समझ की बुनियादी धारणा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा। ये माना जाता है पूंजीवादी समाज में कि कोई ना कोई एक ऐसा देश होना चाहिए जो पूरे के पूरे पूंजीवादी समाज को चला सके, पूरे के पूरे पूंजीवादी समाज को चला सके और पूंजीवादी समाज को अपने अनुसार चला सके, आपके अनुसार नहीं, अपने अनुसार चला सके। समझ नहीं पा? तो इस भूमिका में कौन है आज की दुनिया में? इस भूमिका में अमेरिका है। अमेरिका निर्धारित करता है कि विश्व का व्यापार किस ओर मुड़ेगा, विश्व में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इस चीज का निर्धारण अमेरिका करता है। पूरी दुनिया किसका फैशन फॉलो करती है? अमेरिका का फैशन फॉलो करती है। समझ नहीं बात? पूरी दुनिया किस बाजार में निवेश करना चाहती है? पूरी दुनिया अमेरिका के बाजार में निवेश करना चाहती है। अमेरिका ने अपने आप को एक ऐसी आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित कर लिया है कि दुनिया उसके पीछे चलना चाहती है, दुनिया उसके पीछे चलना चाहती है। और उसने ये एक दिन में नहीं किया है, उसने अपने आप को ऐसा बनाने में ना 200 साल का समय लगाया है, 200 साल का समय लगाया है। तब जाकर वो इस प्रकार का बन पाया है कि पूरी दुनिया भी उसका आर्थिक मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि उसके पास दुनिया का 27 से या 25% पैसा अकेले उसी के पास है। 25% या 27% पैसा सिर्फ उसी के पास है। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया के एक देश के पास दुनिया का 25 से 27% पैसा होना कितनी बड़ी बात है। और वो इसीलिए पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित कर पाता है। वो बनाता है दुनिया के लिए आर्थिक कानून और नियम। समझ में बात? आगे सुनो। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। ये सच है कि इस खुलेपन को, ये जो वैश्विक बाजार में खुलेपन को स्थापित करने के लिए अमेरिका को खर्च तो करना पड़ता है, लेकिन अमेरिका उसका बहुत लाभ भी उठाता है, उसका लाभ भी बहुत उठाता है। ऐसा नहीं है कि वो लाभ नहीं उठाता। उसने इस व्यवस्था को कायम करने के लिए पैसा खर्च किया है तो वो उसका लाभ भी उठा रहा है। और भी देश जो शामिल हैं वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वो इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करते। होते हैं ना कुछ लोग कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले, बहती गंगा में हाथ धोने वाले, तो वैसे ही है। जिन जिन देशों ने पूंजीवाद को स्वीकारा है वो सारे के सारे बहती गंगा में हाथ धोते हैं। और इस बहती हुई गंगा को चलाने का काम कौन करता है? इस बहती हुई गंगा को चलाने का काम अमेरिका करता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसी का सबसे बड़ा हित छिपा हुआ है, उसी का सबसे बड़ा हित छिपा हुआ है। क्योंकि वो जानता है कि अगर ये गंगा बहना बंद हो जाएगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो किसी भी रूप में इस व्यवस्था को कायम रखना चाहता है। वो किसी भी रूप में इस व्यवस्था को कायम रखना चाहता है, जिससे कि उसकी नैया को किसी भी रूप में कोई भी अवरोध ना झेलना पड़े, उसकी नैया को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आगे सुनो। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है।
सार्वजनिक वस्तुओं से आश्रय ऐसी चीजों से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं है। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण है। सार्वजनिक वस्तु के क्या उदाहरण है? स्वच्छ वायु और सड़क। मान लो आप हवा को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, चाहे दूसरा काम करे या ना करे, उसे भी वो स्वच्छ हवा मिले। तो इसी प्रकार की चीजों को अमेरिका ने स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे कि आज के समय में इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका ने करा है। इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका ने करा है और आज पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। अमेरिका ही इंटरनेट को संचालित करने का संपूर्ण काम करता है, उस पर लगने वाले खर्चे को खुद उठाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसका लाभ उठाती है। लेकिन अमेरिका मुफ्त में नहीं करता ये काम। अमेरिका मुफ्त में इंटरनेट को नहीं चलवा रहा है। अमेरिका उसके माध्यम से जितना राजस्व कमाता है ना, उतना दुनिया में कोई भी देश नहीं कमाता। आप सब जानते हैं अमेरिका की आज की अधिकतम कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से ही काम कर रही हैं। तो आगे सुनो। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है। समुद्री व्यापार मार्ग है। आप सब जानते हैं कि दुनिया का अधिकतम व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री व्यापार से होता है। तो अमेरिका ने समुद्री व्यापार को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है। समुद्री व्यापार को सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है। लेकिन ये समुद्री व्यापार को सुरक्षित किससे कर रहा है? आपको पता है, वो समुद्री व्यापार को सुरक्षित भी अपने आप से ही कर रहा है। अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे ना, वो आपके कंटेनर्स को ही खुद लुटवा देगा, वो ही लुटवाएगा, कोई और नहीं। तो इसीलिए मजबूरन आपको उसका वर्चस्व स्वीकार करना पड़ता है। आपको उसका वर्चस्व स्वीकार करना पड़ता है। अगर आप उसके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं कर पाएंगे। आप समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका का दबदबा है। आपको मैंने बताया ना, अमेरिका दुनिया में किसी भी देश को कहीं से भी बैठकर खत्म कर सकता है बिना अपनी सेना को चोट पहुंचाए, बिना अपनी सेना को एक खरोच आए बिना भी वो दुनिया के किसी भी देश को कहीं भी किसी भी स्थिति में तबाह कर सकता है। तो वो अपने आप से ही दुनिया को सुरक्षा पहुंचाता है समुद्री मार्ग में, किसी और से नहीं। वो अपने आप से ही बचाता है आपको, किसी और से नहीं। और सुनो, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं, खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्ग के खुलेपन के बिना संभव है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्ग पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतरराष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। समझ में आया? तो अमेरिका की नौसेना आज के समय में ये भूमिका निभा रही है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल वाटर ट्रेड बेस में, मतलब मार्ग में, विश्व जल मार्ग में आपको सुरक्षा पहुंचाने का काम आज अमेरिका कर रहा है। आज अमेरिका कर रहा है आपको विश्व समुद्री मार्ग में सुरक्षा पहुंचाने का। किससे पहुंचा रहा है सुरक्षा? अपने आप से ही पहुंचा रहा है। अगर आप उसके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो वो अपनी ही नौसेना के द्वारा आपके जहाज को तबाह करवा देगा। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मजबूरन आपको अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ता है। आपको मजबूरन अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ता है। अगर आप उसके वर्चस्व को नहीं स्वीकारेंगे तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, और व्यापार नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को उसने जानबूझ के, मैंने बताया ना, उसने खर्च तो किया है पूरी दुनिया को पूंजीवाद में लाने के लिए, खर्च तो किया है, लेकिन
अगर आप उसके विपरीत जाना चाहोगे तो आप इस दुनिया में रह ही नहीं पाओगे। आप सब जानते हो कि किसी भी देश के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हर देश को हर देश की जरूरत है, हर देश को हर देश की जरूरत है। बिना आप एक दूसरे के सहयोग के दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको एक दूसरे का सहयोग चाहिए ही चाहिए। आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने यही देखा है कि उस समय भी हम अपने देश के क्षेत्रों से भी चीजों का आदान प्रदान करते थे और दुनिया के अन्य देशों के से भी चीजों का आदान प्रदान करते थे। और किस मार्ग से करते थे? समुद्र मार्ग से ही करते थे। तो इसीलिए अमेरिका ने आज पूरे समुद्र मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और अगर आपको समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार करना है तो आपको अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा और आपको उसके लिए अमेरिका को सलाम मारना ही पड़ेगा। बिना अमेरिका को सलाम मारे, दुआ सलाम करे, आप समुद्री व्यापार से मार्ग कर ही नहीं सकते। समझ रहे? ये इसके वर्चस्व का एक है आर्थिक वर्चस्व को नियंत्रित करने का अमेरिका का ये पहला तरीका है। दूसरा वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब, जगत जोड़ता जाल, जिसे हम WW कहते हैं ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? जगत जोड़ता जाल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इसमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। समझ रहे बात? आज जो पूरी दुनिया में इंटरनेट चल रहा है ना, उस पूरे इंटरनेट को कोई नियंत्रित कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? अमेरिका का। अमेरिका ने उन उपग्रहों को बनाने में खर्च तो किया है, लेकिन उन्हीं उपग्रहों के माध्यम से वो कितना कमा रहा है ये भी दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। भाई पूरे के पूरे दुनिया के इंटरनेट को चलाने का काम अमेरिका ही करता है। 90% इंटरनेट उसी के कंट्रोल में, 90% इंटरनेट उसी के कंट्रोल में है। वो ही 90% इंटरनेट को कंट्रोल करता है, क्योंकि दुनिया में उसी की सैटेलाइट्स है। दुनिया में, विश्व में ज्यादातर सैटेलाइट्स उसी की हैं और उन्होंने ही इंटरनेट को डेवलप भी किया, उन्होंने ही इंटरनेट को डेवलप भी किया। समझ रही बात? तो इंटरनेट को चलाने का जो भी आज के समय में जो तरीका है, वो तरीका सिर्फ अभी तक कुछ ही देशों के पास है और ज्यादा से ज्यादा देश किस पर निर्भर है? अमेरिका के ऊपर निर्भर। तो अमेरिका जब चाहे आपके देश को बंद कर सकता है, आपके देश को बंद कर सकता है। आज तो पूरी दुनिया इंटरनेट के ऊपर निर्भर हो गई है ना। अमेरिका जब चाहे पूरी दुनिया को 1 मिनट में लॉक कर सकता है। 1 मिनट में इंटरनेट बंद कर देगा, पूरी दुनिया बंद पड़ जाएगी, पूरी दुनिया बंद पड़ जाएगी। समझ में आई बात? इस इंटरनेट ने दुनिया को जितना रफ्तार दिया है ना, उतना ही इस इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक देश पर निर्भर कर दिया। यही वो कारण है जिसके माध्यम से अमेरिका दुनिया का 25 से 27% पैसा अपने नियंत्रण में रखता है। यही वो चीज है, ये इंटरनेट ही है जो अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाता है, सबसे बड़ी आर्थिक ताकत। समझ रही बात? यही वो चीज है। इसी इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका दुनिया के ऊपर अपना आर्थिक वर्चस्व थोपता है। आगे सुनना, ठीक है? हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर इलाके में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर ले तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी है। विश्व की
अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं। विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिनमें अमेरिका की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में से कोई एक कंपनी ना हो। हर सेक्टर में अमेरिका की कोई ना कोई कंपनी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोजीशन में मिल जाए। फोन के मामले में भी सबसे आगे कौन सा ब्रांड है? आईफोन। आईफोन है दुनिया का सबसे अच्छा फोन, और वो किसका ब्रांड है? अमेरिका का। समझ में बात? गूगल किसका है? अमेरिका का है। यूट्यूब किसका है? अमेरिका का है। स्नैपचैट किसका है? अमेरिका का है। इंस्टाग्राम किसका है? अमेरिका का है। ये सब अमेरिका की आर्थिक ताकत की नींव है। अमेज़न किसका है? अमेरिका का है। जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, वो कहां के हैं? सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं, सारे के सारे। हर सेक्टर में अमेरिका टॉप 3 में दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसका पूरी दुनिया पर आर्थिक वर्चस्व है, आर्थिक नियंत्रण है। बात समझ में आ रही है? उसके आर्थिक नियंत्रण के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका ये आर्थिक जाल, उसका ये आर्थिक जाल, जिसके माध्यम से उसने पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले रखा है। उसने पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले रखा है, और पूरी दुनिया उसके नियंत्रण से बाहर नहीं निकल पा रही। सिर्फ क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि उसने पूरी दुनिया के आर्थिक तंत्र को अपने कंट्रोल में ले रखा है। समझ में आई बात? आगे सुनो। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। ये जो ताकत उसने प्राप्त करी है ना, ये ताकत उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो एक शक्ल प्रदान करी है, उसके माध्यम से उसे मिली। उसने पूरी दुनिया का जो आर्थिक परिवर्तन करा है ना, उसने उसे ये ताकत प्रदान करी, और उस ताकत को हमने ही उसे प्रदान कराया है। हम सभी देशों ने उसकी आर्थिक ताकत को मानकर, उसकी आर्थिक ताकत को मानकर ही हमने उसे ये ताकत प्रदान करी है। अगर हम उसकी इस आर्थिक ताकत को नहीं मानते तो हम कभी भी अमेरिका के नियंत्रण में नहीं जाते आर्थिक रूप से। समझ में आई बात? ये जो ताकत अमेरिका को मिली हुई है आर्थिक रूप से, इस ताकत को प्रदान करने में कहीं ना कहीं हम सभी का ही योगदान है। अभी मैं आपको जब सांस्कृतिक वर्चस्व समझाऊंगा ना, तो वहां पर ये चीज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अमेरिका ने हमारी इच्छा से ही हमें अपने नियंत्रण में ले रखा। हमारी इच्छा से ही हमें अपने नियंत्रण में ले रखा है, और हम बड़े प्रेम से अमेरिका की कमाई करा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसे समझ लो बात, ऐसा है, ऐसा बड़े प्रेम से, कोई सवाल नहीं खड़ा करते। अरे अमेरिका तो सबका है यार, अमेरिका तो सबके लिए अच्छा करता है, अमेरिका तो सबके लिए, अमेरिका करता तो है सबके लिए, लेकिन अपनी कमाई के लिए करता है, वो आपकी कमाई के लिए नहीं करता। उसने दुनिया को इंटरनेट के जाल में फंसाया तो सिर्फ किस लिए? जिससे कि वो उनसे मोटा कमा सके, उससे मोटा कमा सके। समझ नहीं पाते? फेसबुक बना किस लिए बना? दुनिया को जोड़ने के नाम पर, लेकिन आज उससे एक बंदा कितना पैसा कमा। सामान हमारा ही बेचता है अमेज़न, लेकिन हमसे ज्यादा कमाता है अमेज़न। उस दुकानदार से ज्यादा कमाता है अमेज़न जिसका सामान बेचता है अमेज़न। अमेज़न की तो अपनी कोई दुकान नहीं है ना, वो दूसरों का ही सामान बेचता है ना। वो क्या है? मीडिएटर है बस, और कुछ नहीं। जैसे किसानों के बीच में और उपभोक्ताओं के बीच में व्यापारी सबसे ज्यादा कमाता है ना, वही चीज यहाँ पर अमेज़न कर रहा है। अमेज़न वही चीज कर रहा है। समझ नहीं पा? तो देख लो टेक्नोलॉजी को कितनी बढ़िया तरीके से अमेरिकी बच्चे प्रयोग करते हैं,
और हमारे देश के बच्चे उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अमेरिका को दबा के कमाते हैं। कमाओ अमेरिका कमाओ। यूट्यूब पे मैं भी मजबूर हूँ, यूट्यूब पे अब आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें मेहनत मेरी लग रही है, इंटरनेट मेरा लग रहा है, पैसा मेरा लग रहा है, समय मेरा लग रहा है, लेकिन कमाई किसकी हो रही है? यूट्यूब की हो रही है। यूट्यूब उससे कमा रहा है। यूट्यूब जिस दिन मैं मोनेटाइज हो जाऊंगा उस दिन मुझे वो अपनी कमाई का सिर्फ कितना देगा? 10% देगा। 90% वो कमाएगा तो सिर्फ मुझे 10% देगा। ये है हकीकत। इंस्टाग्राम पे इतने बच्चे अपना समय लगाकर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उससे वास्तविक रूप में कमा कौन रहा है? इंस्टाग्राम कमा रहा है, जो उसका ओनर है वो कमा रहा है। आपने कभी देखा जिस व्यक्ति का आज के टाइम पे मेटा ही है, मेटा का ही है, फेसबुक का ही है, आपका इंस्टाग्राम भी, कभी देखा जेफ बेजोस को रील बनाते होंगे? भाई उसको जरूरत ही नहीं है रील बनाने की, उसको इस चीज की जरूरत नहीं है। उसने एक ऐसा तरीका ही बना दिया है जिसके माध्यम से वो कमाता है। ठीक है, उसके माध्यम से वो कमा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये है, ये विचार का अंतर है, ये है बुद्धि का अंतर। और ये बुद्धि का अंतर आया कैसे है? ये बुद्धि का अंतर आया है अपनी भाषा में पढ़ने के माध्यम से। उन्होंने अपनी भाषा को दुनिया पर थोपा है, उन्होंने अपनी भाषा को दुनिया पर थोपा है। कभी भी उन्होंने दुनिया की भाषा को अपने, किसी और देश की भाषा को अपने ऊपर थोपने नहीं किया है। वो किसी और की भाषा को अपने देश में नहीं आने देते, वो अपने देश की भाषा को दूसरे देश में पहुंचा देते। समझ में आता? ये चीज है अंतर अमेरिका की विचारधारा में, अमेरिका की आर्थिक विचारधारा में और हमारी आर्थिक विचारधारा में। और यही कारण है जिसके माध्यम से अमेरिका करोड़ों में कमाता है और हम हजारों में कमाते हैं। जब वो करोड़ों में कमाता है तो हम हजारों में कमाते हैं। अब अंतर समझ में आ गया कि किस प्रकार से अमेरिका ने पूरी दुनिया के आर्थिक तंत्र को अपने अधीन कर रखा है। जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि अमेरिका ही इस आर्थिक तंत्र को चलाने के लिए खर्च करता है। अरे भाई, जितना खर्च करता है उसका वो 100 गुना कमाता भी तो है। उसने इस आर्थिक तंत्र को बनाने के लिए जो खर्च किया है, उस आर्थिक तंत्र के माध्यम से वो कमाता कितना है, ये भी तो सोचो। डॉलर को उसने इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए जितना खर्च किया उससे ज्यादा कहीं वो कमा रहा है उसके माध्यम से। वो है उसकी करेंसी इंटरनेशनल मनी है। उसकी करेंसी दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी पावर है, समझ रहे हो आप? कितनी बड़ी पावर है ये। उसका पैसा दुनिया के हर देश में चलेगा, लेकिन दुनिया के हर देश का पैसा उसके देश में नहीं चलेगा। डिफरेंस देखो, डिफरेंस, ये है ताकत। मैं हूं सबका बाप, मैं हूं सबका बाप और सारे मेरे बच्चे। ये है अमेरिका की पोजीशन विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी है, और सैन्य व्यवस्था में भी ऐसी ही है। सैन्य व्यवस्था में भी कुछ अलग नहीं है, सेम डिट्टो ऐसी ही है। ठीक है, आगे सुनिए। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। ये जो संगठन है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, इन सब को बनाने के पीछे अमेरिका के वर्चस्व को स्थापित करना ही है। ये काम करते हैं अमेरिका के वर्चस्व, अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को दुनिया पर स्थापित करना।
ये जो 3 संगठन मैंने बताया ना, कौन कौन से? विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों ही अमेरिका के वर्चस्व को स्थापित करने का काम करते हैं। अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को स्थापित करने का काम करते हैं दुनिया पर। आगे सुनो, अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण एमबीए की अकादमिक डिग्री है। एमबीए की अकादमिक डिग्री है। पहले व्यापार की पढ़ाई नहीं होती थी। व्यापार इंसान बाजार को देख कर सीखता था, लेकिन आज एमबीए की पढ़ाई होती है। एमबीए समझ में? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बिजनेस करने के तरीके सिखाए जाएंगे कि कैसे करेंगे बिजनेस, आप मैनेज करेंगे कैसे आप बिजनेस, कि आप उसके उस्ताद बन जाए, ये सिखाया जाता है। दूसरा उदाहरण याद आ रहा है? दूसरा कौन था? आंद्रेई। हाँ, आंद्रेई था या जाम्बो था? चलो अभी पढ़ो। यह विश्व रूप में अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हॉटन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना सन 1881 में हुई। एमबीए के शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुए। अमेरिका से बाहर एमबीए के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसमें एमबीए को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल ना हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाम्बू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाम्बू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर एमबीए की डिग्री करे। समझ में आई बात? याद आ गया जाम्बू, जिसके पिताजी उसके खुद के हुनर को बढ़ाने की अनुमति ना देकर उसे एमबीए की पढ़ाई करवाना चाहते थे, जिससे कि वो घरेलू व्यापार को संभाल सके और आगे बढ़ा सके। तो अमेरिका ने शिक्षा को भी व्यापार बना दिया। अमेरिका ने शिक्षा को भी व्यापार बना दिया और आज ये व्यापार पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। आज एमबीए की पढ़ाई के लिए लोगों से जितने पैसे वसूले जाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। एमबीए की कोचिंग्स होती है। मेरा खुद का मित्र कर रहा है कोचिंग एमबीए की, ये बात आप जानिए। ये है दुनिया, ये है दुनिया। और अमेरिका ने पूरी दुनिया को व्यापार बना दिया, पूरी दुनिया को व्यापार बना दिया है। वो कहता है हर चीज व्यापार है और व्यापार ही हर चीज है। हर चीज को उसने व्यापार बनाया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आज तो प्रेम को भी व्यापार बना दिया गया। वैलेंटाइन डे कल्चर कितना प्रेम कर दिया गया, और इस वैलेंटाइन डे के वीक में कितना जेब खर्च हो जाता है प्रेमियों का पता ही नहीं चलता। प्रेम को भी व्यापार से जोड़ दिया गया है। यह है अमेरिका की आर्थिक बुद्धि। इसीलिए वो एमबीए पढ़ाता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीखो कि कैसे करना है व्यापार, जिससे कि धंधा बढ़े, रोज रोज धंधा बढ़े बारंबार। समझ में आई बात? ये है आपके अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत। यही वो ताकत है जो ढांचागत, जो सैन्य ताकत को भी मजबूत बनाती है। मैंने बताया था ना आपको, वो जो अपनी सेना के
नए नए हथियारों को बनाने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। अब अगला वर्चस्व समझते हैं, और ये वर्चस्व सॉफ्ट पावर वर्चस्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट पावर। इसे कहते हैं आपकी इच्छा से आपके ऊपर नियंत्रण। इसे कहता है अमेरिका कि मैंने कभी आपके साथ जबरदस्ती थोड़ी ना की है कि आप मेरे कपड़े पहनो, आप मेरा खाना खाओ। मैंने तो बस इस प्रकार से आपके सामने पोर्ट्रेट कर दिया है कि आपका जी ललचा जाता है मेरा खाना खाने के लिए। मेरा खाना खाने के लिए आपका जी ललचा जाता है। समझ में बात? जिस दिन से दुनिया में टीवी आई ना, उस दिन से विज्ञापन व्यापार दुनिया के आसमान पर पहुंच गया। जिस दिन से दुनिया में टीवी आई, उस दिन से विज्ञापन व्यापार दुनिया के आसमान पे पहुंच गया। और जिस घर में टीवी है, उस घर में विज्ञापनीय वस्तुएं आती ही रहती हैं। विज्ञापन ही वो कारण है जिसके माध्यम से दुनिया अमेरिका के नियंत्रण में गई है। दुनिया अमेरिका के नियंत्रण में गई है। और इस विज्ञापन के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से आप सब देखते हो, जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो, तो एड्स आते रहते हैं। टीवी में भी आते रहते हैं, बहुत ज्यादा आते रहते हैं। तो ये है अमेरिका के ये है अमेरिका का आर्थिक प्लस सांस्कृतिक वर्चस्व, जो अपनी वस्तुओं को आपको दिखाकर आकर्षित करता है। आओ मेरी चीजों को खरीदो, खाओ, कंज्यूम करो, और मैं अमीर हूं। आप जितना उसकी चीजें खरीदते हैं उतना वो पैसा कमाता है। समझ नहीं बात? वो पैसा कमाता है। उसने जीन्स को ऐसे पोर्ट्रेट किया कि ये आपकी आजादी का सिंबल है। अगर आप जीन्स नहीं पहनोगे तो आप आजाद नहीं कहलाओगे, आप मॉडर्न नहीं कहलाओगे। मॉडर्न है आप तभी जब आप पहनेंगे जीन्स। जब आप पहनेंगे जीन्स तभी आप मॉडर्न कहलाएंगे, नहीं तो आप मॉडर्न नहीं कहलाएंगे। समझ में बात? एक समय था कि दुनिया वस्त्र को पहनने से मॉडर्न बनती थी, और आज एक समय है कि वस्त्र को उतारने से दुनिया मॉडर्न बन रही है। जहां पहले पूरे शरीर को ढकना मॉडर्न कहलाता था, आज शरीर पे जितने छोटे कपड़े हों उतना मॉडर्न इंसान कहलाता है। ये समय समय का फर्क है। जब हम अधनंगे रहते थे तो अंग्रेज आकर हमें कहते थे कि तुम तो यार पता नहीं किस शताब्दी में रह रहे हो, तुम तो पिछड़े हुए हो। और आज अंग्रेज निवस्त हो रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं। देख लो दुनिया कितनी व्यापारी है, कितनी व्यापारी है। जहां पहले पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े की कीमत कितनी ज्यादा थी, आज छोटे कपड़े की कीमत ज्यादा महंगी है और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े की कीमत सस्ती है उसके कंपैरिजन। ये है अंतर। तो आइए समझते हैं विस्तार से कि क्या है सांस्कृतिक वर्चस्व, क्या है सांस्कृतिक वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल दो। समझ रहे हैं? अमेरिका का वर्चस्व सैन्य और सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो तो सिर्फ उसका एक पार्ट है। असली पार्ट तो ये है, असली ताकत तो ये है उसकी। इसने ही उसे पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे ज्यादा सहायता प्रदान। आप भी जानते हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो सोवियत संघ के टूटने में एक असंतोष पैदा होता है। और वो असंतोष क्या होता है कि अमेरिका तो पश्चिम तो चकाचौंध भरा जीवन जी रहा है और हम तो अंधकार भरा जीवन जी रहे हैं। और ये चकाचौंध, यही चकाचौंध दुनिया को पूंजीवाद के करीब लाती है। यही चकाचौंध
दुनिया को पूंजीवाद के करीब लाती है। और यही चकाचौंध सोवियत संघ के विखंडन का एक प्रमुख कारण भी बनता है। यही चकाचौंध हम सबको चकाचौंध भरी दुनिया बहुत आकर्षक लगती है सबको, और उसके लगने का कारण भी है क्योंकि उसको हमारे सामने ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, और हम उसी चकाचौंध भरी दुनिया में फंस जाते हैं और अपने आप को उसी के मकड़ जाल में फंसा लेते हैं, उसी के मकड़ जाल में फंसा लेते हैं। तो अमेरिका के आर्थिक और सैन्य वर्चस्व की असली नींव डालने का काम उसका सांस्कृतिक वर्चस्व करता है, और ये वर्चस्व आपके ऊपर प्रेम से लादा जाता है। ये वर्चस्व आपके ऊपर जबरदस्ती करके नहीं लादा जाता, ये वर्चस्व आपको आपकी स्वीकृति के साथ आपके ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। बस इसको आपके ऊपर लादने के लिए विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे विज्ञापनों का प्रयोग जो आपको आंदोलित कर देते हैं, आपको आंदोलित कर देते हैं कि यार एक बार तो पहनना है। एक समय था कि हमारे देश में महिलाओं को जीन्स पहनने से रोका जाता था, सबको याद होगा। एक समय था कि महिलाओं और पुरुषों को भी जीन्स पहनने से रोका जाता था। आप ये जान लीजिए कि आप जिस चीज को करने से समाज को रोकेंगे, समाज उस काम को जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि समाज उसे जो हमारी नई पीढ़ी है उसे अपनी आजादी के ऊपर खतरा मानती है, और इंसान की ये प्रवृत्ति है कि वो अपनी आजादी से किसी भी रूप में खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो अपनी आजादी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आप उसको कहोगे ये काम नहीं करना, वो उस काम को अदबदा कर करेगा, जानबूझ कर करेगा। देखता हूँ कैसे रोकते हो, देखता हूँ कैसे रोकते हो। और हम जैसे बच्चों में, हम जैसे नई पीढ़ी के बच्चों में तो ये चीज होती ही होती है कि हमें अगर कोई काम कहा जाएगा कि नहीं करना बेटा ये काम, ये नहीं पहनना, ये ऐसे नहीं करना, तो वो तो जरूर करना है, और करना हो या ना करना हो। ये तो हम सबकी आदत है, ये हमारी आदत है कि जो कहा जाएगा वो नहीं करेंगे, जो नहीं कहा, जो रोका जाएगा करने के लिए वो जरूर करेंगे। समझ नहीं पाते? आगे सुनो। अंग्रेज तो याद ही होगा ना, जब वो चर्च जाने लगता है उसकी मम्मी मना करती है कि ये मत पहनो, फिर वो कहता है कि मैं तो पहनूंगा मम्मी, इसे पहनने से कूल फील होता है, कूल अच्छा लगता है। एक कपड़ा कूल फील थोड़ी ना कराता है, लेकिन उसके मन में ये भावना किसने पैदा करी? उसके मन में ये भावना विज्ञापनों ने पैदा करी, हमारे टीवी पर आने वाले विज्ञापनों ने पैदा करी कि अगर आप जीन्स पहनोगे तो आप कूल लगोगे, मॉडर्न लगोगे, अगर आप धोती कुर्ता पहनोगे तो आप मॉडर्न नहीं गवार लगोगे, आप गवार लगोगे। आज भी हमारे देश में ये प्रवृत्ति है, आज भी हमारे देश में ये प्रवृत्ति है। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। यही असली वर्चस्व है। उसने अपने वर्चस्व को विचारधारा और संस्कृति के माध्यम से ही सबसे ज्यादा स्थापित किया है। सबसे ज्यादा उसके वर्चस्व को स्थापित अगर किसी ने किया है तो उसकी विचारधारा ने और उसकी संस्कृति ने। उसकी संस्कृति ने जनता को इतना आकर्षित कर लिया अपनी तरफ कि आज हम अपनी इच्छा से अमेरिका के वर्चस्व को मानते हैं और उसके लिए काम करते हैं, उसकी कमाई के लिए काम करते हैं। आगे सुनिए। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। या ये जो शब्द है ना, सहमति गढ़ने, आपको उसने सहमत कर लिया है, सहमत कर लिया है कि आओ और हमारे अनुसार चलो, आओ और हमारे अनुसार चलो। उसने अपनी चीजों को इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि आप सहमत हो गए हैं और कहते हैं हाँ यार सही बात। जैसे आंद्रेई मानता है कि जीन्स पहनूंगा तो कूल दिखूंगा और जीन्स नहीं पहनूंगा तो कूल नहीं दिखूंगा, जीन्स पहनूंगा तो आजाद दिखूंगा और जीन्स नहीं पहनूंगा तो आजाद नहीं दिखूंगा।
उसने अपनी संस्कृति को आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया, पोर्ट्रेट किया, रिप्रेजेंट किया कि आपने उसे अपनी आजादी का सिंबल मान लिया। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मैं ये चीज करूंगा तभी मैं आजाद दिखूंगा, और अगर मैंने ये चीज नहीं करी तो मैं आजाद नहीं दिखूंगा। समझ नहीं बात? आगे सुनिए। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। आज पूरी दुनिया अमेरिका के नजरिए से ही दुनिया को देखता है। आज दुनिया के अधिकतम देश अमेरिका के नजरिए को ही अपना नजरिया मानते, अपना चश्मा मानते। समझ में बात? अमेरिका को ही हर चीज का स्टैंडर्ड मानते हैं। सबसे अच्छी मूवीज अगर किसी की है तो वो किसकी है? अमेरिकन मूवीज। अमेरिकन मूवीज हर चीज का, मतलब हर चीज का स्टैंडर्ड, खाने का स्टैंडर्ड अमेरिका है, कपड़े का स्टैंडर्ड अमेरिका है, मॉडर्ननेस का स्टैंडर्ड अमेरिका है, फ्रीडम का स्टैंडर्ड अमेरिका है। हर चीज को अपना स्टैंड, लोगों ने अपने स्टैंडर्ड के रूप में अमेरिका को ही एक्सेप्ट किया। अगर सबसे बेहतर अगर किसी का है तो वो किसका है? अमेरिका का। और अगर हम अमेरिका जैसे बन जाएंगे तो हम आधुनिक बन जाएंगे। ये दुनिया का मानना है। तो अमेरिका ने दुनिया को इस प्रकार से कुछ चीजों को ऐसे प्रदर्शित किया ना कि दुनिया अमेरिका के चश्मे को ही अपना चश्मा मान बैठी है। और इसे कहते हैं सच्चा वर्चस्व। इसे कहते हैं सच्चा वर्चस्व। और इस वर्चस्व को स्थापित करने में टेलीविजन, इंटरनेट, इनका बहुत बड़ा योगदान है। टेलीविजन और इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आई बात? उसी ने अमेरिका की संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में दुनिया पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आगे सुनो। इसमें प्रभुत्वशाली बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभावशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। सोवियत संघ से जब वो देश टूटे तो अमेरिका ने उनको किसी और विचारधारा में ढलने क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि वो उन्हें अपना मार्केट बनाना चाहता था, वो उन्हें अपना पिछलग्गू बनाना चाहता। इसीलिए उसने अंतरराष्ट्रीय बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से उनको पूर्ण रूप से अपनी आर्थिक विचारधारा में परिवर्तित किया और उन्हें अपने अनुसार पुनर्निर्मित कर लिया, जिससे कि वो उसके अनुसार चले। ये है अमेरिका। आप जानिए, अमेरिका जितनी सेना अपनी ताकत के बल पर उछलता है, उससे कहीं ज्यादा विचारधारा के बल पर उछलता है। और विचारधारा के बल पर स्थापित किया गया वर्चस्व जल्दी खत्म नहीं होता। जिस चीज को स्थापित मैं आपकी इच्छा से करूंगा ना, वो जल्दी खत्म नहीं होगा। प्रेम के साथ अगर आप किसी के साथ रिश्ता रखोगे ना, वो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन हथियार के साथ आप किसी के साथ रिश्ता रखोगे ना, वो कुछ ही दिन तक चलेगा। किसी ना किसी दिन तो वो रिश्ता आपका टूटना है, किसी ना किसी दिन। तो अमेरिका का ये जो तीसरा वाला वर्चस्व है ना, वो आपकी इच्छा के साथ वाला वर्चस्व है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। समझ में आई बात? आगे सुनिए। कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि
कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्रबल्य बना रहे, उसका प्रबल्य बना रहे। इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीकों से काम लेता है। अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाज के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब है। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हम इसे इतना ही सहज मानते हैं जितना अपने आसपास के पेड़, पक्षी या नदी। समझ में आ गई बात? इस चीज को अमेरिका ने इतना कॉमन बना दिया है कि अब हम इसके बारे में सोचते तक नहीं, इसके बारे में हम सोचते तक नहीं है कि हम किसी भी देश को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी देश के वर्चस्व में जी रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चल पाता, किसी को पता ही नहीं है कि ये कपड़ा भी वर्चस्व का प्रतीक है, खाना भी वर्चस्व का प्रतीक है। किसी को पता ही नहीं है, तो कहां से कोई सोचेगा? और सोच भी कैसे पाएगा जब हमारे देश में ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा। आज के टाइम में हम पढ़ा ही नहीं रहे अपने बच्चों को, हम पढ़ा ही नहीं रहे जब अपने बच्चों को सही ढंग से, तो वो सोचेगा कैसे, समझेगा कैसे कि कपड़ा भी किसी न किसी प्रकार के वर्चस्व का प्रतीक है। सबसे बड़ा प्रतीक तो कपड़ा ही है। समझ में आई बात? कपड़ा और खाना ही व्यापार के सबसे बड़े माध्यम है। सबसे ज्यादा दुनिया अगर किसी चीज से कमाती है तो दो ही चीजें हैं, कपड़ा और खाना। कपड़ा और खाना का व्यापार ही दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। ये बात जानो आप। और हमारे देश को ये पता ही नहीं है, हमारे देश के बच्चों को, कि हम वर्चस्व में जी रहे हैं और एक ऐसे वर्चस्व में जी रहे हैं जिसमें हमारी रजामंदी है। और इस रजामंदी को गढ़ने के लिए दो ही माध्यम प्रयोग किए गए हैं आपके ऊपर, विज्ञापन, टीवी विज्ञापन और इंटरनेट विज्ञापन। इन तीन माध्यमों से आपके ऊपर वर्चस्व स्थापित कर दिया। जान लीजिए आप, आगे सुनिए। सिनेमा में जो हीरो हीरोइन कपड़े पहनने के लिए पैसे लेते हैं और उन्होंने ही ये कल्चर सेट कर दिया है हमारे लिए। यार अक्षय कुमार जैसे कपड़े पहनता है, मुझे भी वैसे। और आपको ये नहीं पता कि अक्षय कुमार के द्वारा पहने जाने वाला कपड़ा वर्चस्व का प्रतीक है, क्योंकि आपको बताया ही नहीं जाना। आगे सुनो। आपको आंद्रेई और उसकी कूल जीन्स की याद होगी। आंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स आजादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जीन्स खरीदने पर खर्च कर देते थे। ऐसा चाहे जैसा भी हुआ हो, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। सुन रहे हो आप? साला कपड़ा व्यक्ति के अच्छे जीवन का प्रतीक बन गया था कि अगर हम जीन्स पहनेंगे तो हम आजाद हैं, और अगर हम जीन्स नहीं पहन रहे तो हम आजाद नहीं हैं। साल भर की अपनी कमाई को एक जीन्स खरीदने के लिए लोग खर्च कर देते हैं। साल भर की कमाई, देख रहे हो? तो इस चीज को बनाने में अमेरिका ने कितना खर्च किया और आज उसी खर्च की कमाई खा रहा है। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो अमेरिका ने उस समय में कर्म किया था और आज उसी का फल खा रहा है। आज वो बैठे बैठे धन कमा रहा है, उसके जेब में पैसा आ रहा है। कोई फर्क नहीं। ये है अमेरिका।
और हमारे देश की जनता इस चीज को न जानना चाहती है न समझना चाहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अल्लाह राम में लड़ाई होती है उसमें मजा आता है बस, और किसी चीज में नहीं। लड़ाई में मजा है उसको, लड़ाई देखने में मजा है, करने में नहीं है। देखते रहो, दो लोग लड़ रहे हैं राम रहीम के नाम पर, खुश है, लड़ो, हम भी लड़ेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ सोचेंगे तो ही नहीं। अरे सोचने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। वो होगा कैसे जब हम पढ़ ही नहीं रहे, जब हम अपनी भाषा में पढ़ ही नहीं रहे, तो विवेक कहां से पैदा होगा आपके अंदर? आपके अंदर तार्किक शक्ति कैसे विकसित होगी? तार्किक शक्ति तभी विकसित होगी जब आप अपनी भाषा में पढ़ोगे चीजें, जब आपको सोचने का समय मिलेगा। सरकार भी नहीं चाहती कि आप सोचे, आप बस रट्टू तोतों की तरह पढ़ ले, जान ले, समझ ले, बस बहुत, रट्टू तोते की तरह, उससे ज्यादा सोचे मत। सरकार नहीं चाहती कि आप सोचे, सरकार भी कमा रही है ना उसके माध्यम से। सरकार को विदेशी कंपनियों से पैसा मिल रहा है, सरकार को तो नहीं मिलता, व्यक्तियों को मिलता है जो सरकार चला रहे होते हैं, उनको पैसा मिल रहा है, मुफ्त की कमाई मिल रही है, चलते तो देश। हमारी संस्कृति चाहे विकसित हो या ना हो, दूसरे की संस्कृति विकसित कर खूब दबा के आगे सुनो। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। जिस दिन अमेरिका को लगा कि सैनिक मामले में सोवियत को मात देना मुश्किल है, तो उसने फिर क्या तरीका अपनाया? उसने फिर सॉफ्ट पावर अपनाई। सॉफ्ट पावर से तो मैं इसको फ्लैट कर दूं, और इसी चीज में सोवियत चूक जाता है, पीछे रहता है। इसी चीज में सोवियत चूक जाता है और उसी का परिणाम वो भुगत लेता है अपने विखंडन के साथ। सुनना है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत से बाजी मारी। सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जीन्स के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब था। समझना की बात, उसने दो पीढ़ियों को एक कपड़े के माध्यम से यह आभास करा दिया कि आप हमसे पीछे हो गए, आप हमसे पीछे हो गए, आप अगर ये नहीं पहन रहे हो तो आप हमसे पीछे हो गए। और उसने ये जिस दिन आभास करा दिया सोवियत की जनता को, उस दिन सोवियत की जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसी का परिणाम होता है सोवियत संघ का विखंडन। तो ये है तीन तरीके जिनके माध्यम से अमेरिका पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखता है। अमेरिका पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखता है। तो आप इसे जाने समझे विस्तार से और समझें, क्योंकि अमेरिका को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप विश्व राजनीति को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो विश्व राजनीति का सबसे बड़ा प्लेयर है और सबसे बड़े प्लेयर की चालों को जानना और समझना एक अच्छे राजनीतिक विद्यार्थी का कर्तव्य है। तो इसी के साथ आज के विषय को मैं यही विराम देता हूं और आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।